नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। आज आपको जानकारी हम देंगे फसलों में उर्वरकों के प्रयोग को लेकर और इसके साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी मशरूम की खेती की भी। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही आपके ईमेल के जरिए भी अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मेल आईडी आप नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, इस पर अपना आप जो सवाल है वो हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए और साथ ही आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे उसके जवाब देने के लिए तो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर US तिवतिया जी, आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इन्हें पोटाश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर VP शर्मा जी, आप निदेशक हैं मशरूम निदेशालय सोलन हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर शर्मा। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे पहले उर्वरकों की, फिर मशरूम की भी। और खासतौर से डॉक्टर तिवतिया, अगर देखा जाए जो उर्वरक हैं हर एक फसल के लिए काफ़ी ज़रूरी माने जाते हैं, लेकिन इनका संतुलित प्रयोग जो है, आवश्यकता यही आज के समय में कि इनका जो संतुलित प्रयोग है उस पर किसान अब ध्यान दें। यस मुकुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, जब से हरित क्रांति के बाद में सघन खेती स्टार्ट हुई है। सघन खेती का मतलब ये है कि एक तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है फसल का और दूसरे एक साल में संख्या जो है फसलों की वो बढ़ी है जी। पहले एक क्रॉप लेते थे या दो क्रॉप लेते थे, अब दो क्रॉप तो ज़्यादातर किसान लेते हैं और कुछ जो अच्छे किसान हैं जो सब्जी वगैरह उगाते हैं मल्टी क्रॉप, वो हाँ वो तीन क्रॉप भी लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारी ज़मीन में से जो पोषक तत्व होते हैं उनका खनन हुआ, यानी जितने हम डालते हैं उससे ज़्यादा हमारी फसलों ने अवशोषित किया है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत बड़ा है जी। और जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही पोषक तत्वों का अवशोषण जमीन से होता है। बिल्कुल। तो देखिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और हमें संतुलित उर्वरक उपयोग हम जब ही कहेंगे जब हम अपनी जो मृदा है उसकी फर्टिलिटी स्टेटस को देखते हुए और जो हम क्रॉप उगाने जा रहे हैं उसको कितने न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उन दोनों का तालमेल करते हुए हम फसल को न्यूट्रिएंट दें, सारे न्यूट्रिएंट दें जो जो जरूरत है, चाहे वो मुख्य पोषक तत्व हों, चाहे गौण पोषक तत्व हों और चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व हों। जब ये सारे पोषक तत्व हम अपनी फसल को देंगे उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो हमारी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी और हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। दूसरा जो मृदा है जिसको हम अपनी धरती माता कहते हैं, उसका भी जो उसकी क्षमता है और उसकी जो उर्वरता है वो भी बनी रहेगी और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगी और हमें ये नहीं सुनना पड़ेगा अगली पीढ़ी से कि हमारे जो पहले जो पीढ़ियां थी वो जमीन में से जमीन को खराब कर गई और सारा कुछ उत्पादन उससे ले लिया है। और ये काफ़ी ज़रूरी, देखिए जो उपजाऊ क्षमता है कैसे उसको हम बेहतर बना सकते हैं, उसमें कमी ना हो बल्कि इसको बेहतर बनाया जाए। और साथ ही एक किसान की जो लागत है वो भी इससे जुड़ी होती है, तो लागत को भी हमें कम करना है, उपजाऊ क्षमता अच्छी करनी है जिससे अच्छी उपज मिले, तभी अच्छा मुनाफा हम ले सकेंगे। इस बारे में और विस्तार से हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कारणों से मिट्टी में सारे पोषक तत्व मौजूद नहीं होते, इसलिए फसल के हिसाब से उर्वरक मिलाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति में इजाफा किया जाता है ताकि पैदावार अच्छी हो। लेकिन किस फसल में उर्वरक की कितनी मात्रा है और किस समय दी जाए, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। वैसे तो फसल के संपूर्ण विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का उपयोग अधिक मात्रा में और बाकी अन्य तत्वों का उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। फसल में उर्वरक देने के मुख्य 3 तरीके हैं, जैसे भूमि में प्रयोग करके, खड़ी फसल में देकर, छिड़काव करके। फसल के हिसाब से इनका समय निर्धारित किया जाता है। उर्वरक का प्रयोग बुआई के समय और खड़ी फसल में किया जाता है। किसी भी फसल की भरपूर पैदावार के लिए जरूरी है कि शुरू से ही पौधों की अच्छी बढ़वार हो, जिसके लिए बुआई के समय आधा या 1/3 भाग नाइट्रोजन खाद, पूरी फास्फोरस, पोटाश, जिंक व गंधक की मात्रा खेत में डालें। नाइट्रोजन की बीज अंकुरण के समय कम जरूरत होती है,
लेकिन बढ़वार व फल फूल आने के समय अधिक जरूरत होती है। ऐसे में नाइट्रोजन खाद का आधा भाग बुआई के पहले और बाकी आधा 2 या 3 बार में खड़ी फसल में देना चाहिए। फास्फोरस पौधे की जड़, बाली और दानों के लिए जरूरी है। पोटाश का प्रयोग फसल शुरू से आखिरी तक करती है और बढ़वार की अवस्था में पोटाश का उपयोग नाइट्रोजन व फास्फोरस की अपेक्षा अधिक करता है। तो जाना आपने किस तरीके से जो उर्वरक हैं वो फसल के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन उनका संतुलित इस्तेमाल, संतुलित प्रयोग जो है वो ज़रूर हमें करना चाहिए, जिससे लागत में कमी आए और जो हमारी फसलें हैं, जो मृदा है, उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रह सके। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर वीपी शर्मा जी का। वीपी शर्मा जी, जानना चाहेंगे आपसे, जब भी मशरूम की खेती की हम बात करते हैं, अब तो इसको मुनाफे की खेती हम बल्कि कहते हैं, किस तरीके से एक रुझान जो है, काफ़ी लोकप्रियता जो है मशरूम ने हासिल कर ली है, एक अलग ही रुझान जो है उसका नजर आता है, क्योंकि बाजार में अलग अलग उत्पाद जो हैं वो अब मशरूम के मिलने लगे हैं। किस तरीके से जो किसान हैं वो मशरूम की खेती से जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जी, जो मशरूम की खेती है उसको पिछले कुछ वर्षों से काफी बढ़ावा मिल रहा है और जो हमारा लोग हैं इसको खाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में जैसा आपको मालूम है कि खाद्यान्न सुरक्षा हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन पौष्टिक सुरक्षा करना भी प्राप्त करना बाकी है जी। तो मशरूम के अंदर पौष्टिक गुणों की बात की जाए, क्यों हम मशरूम को आज खाना चाहते हैं, क्योंकि मशरूम में उच्च प्रोटीन होती है, लगभग 35 से 40% प्रोटीन होती है और प्रोटीन जो इसके अंदर पाई जाती है उसकी जो पाचकता है, जो डाइजेस्टिबिलिटी है, काफी हाई है और इसके अंदर जो हमें आवश्यक लवण चाहिए होते हैं, अमाइनो एसिड सारे पाए जाते हैं जी। साथ ही इसके अंदर जो स्टार्च है, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफी दिक्कत करता है, इसके अंदर स्टार्च नहीं पाया जाता और जो शुगर है अवेलेबल होती है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत बढ़िया डाइट है। जहां तक विटामिन की बात है, विटामिन बी काफी मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है और जितनी भी हम फल सब्जियां खाते हैं उनमें सिर्फ मशरूम एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है, काफी रिच होता है, काफी इसके अंदर मिनरल पाए जाते हैं, चाहे पोटाशियम की बात करें जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और कॉपर इसके अंदर पाता है, जिंक इसके अंदर होता है, सिलेनियम जो कि बहुत ही आवश्यक लग रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य को काफी सुधार करते हैं। और जहां तक मशरूम की खेती की ओर आकर्षण होना है एक आम आदमी का, क्योंकि मशरूम एक लगभग लैंडलेस वेंचर है कि भूमि रहित खेती है, बहुत कम भूमि की जमीन की इसकी जरूरत पड़ती है और इसको बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। 1 किलो मशरूम पैदा करने के लिए सिर्फ 25 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए लगभग 3000 लीटर पानी हमें चाहिए होता है। इस तरह से जो प्रोडक्शन है पर यूनिट एरिया वो बहुत ज्यादा है। जहां गेहूं और धान की या चावल की जो फसल है 1 हेक्टेयर जमीन पे 8-9 टन पैदा करते हैं एक साल में, वही मशरूम लगभग 600 टन उस 1 हेक्टेयर जमीन के ऊपर पैदा कर सकते हैं अगर हम मशरूम की खेती करते हैं। जो अवशेष है, एग्रीकल्चर अवशेष जो कि काफी मात्रा में भारतवर्ष में पाए जाते हैं, खासकर जो पुआल होता है जिसको जलाते हैं, उस तरह के जो अवशेष है उसके ऊपर हम मशरूम की खेती कर सकते हैं और काफी ज्यादा मशरूम की पैदा कर सकते हैं। यानी कई फायदे हैं इसके, ना सिर्फ आर्थिक लाभ तो है ही बल्कि स्वास्थ्य के प्रति अगर देखा जाए तो और भी लाभकारी है। और जैसा आपने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा जो है वो भी सुनिश्चित होनी चाहिए और मशरूम के जरिए वो वाकई हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बारे में और भी जानकारी आपसे लेंगे डॉक्टर शर्मा, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। हमारे देश में मशरूम की व्यावसायिक खेती 1965 से शुरू की गई, जो आज काफी लोकप्रिय है। इसकी खेती के लिए कम तापमान की जरूरत होती है, इस हिसाब से सर्दियों का समय मशरूम उत्पादन के लिए सबसे अच्छा है। मशरूम की खेती के लिए गेहूं के भूसे या पराली को बोरे में रात भर के लिए साफ पानी में भिगो दिया जाता है, फिर भूसे को बाहर निकालकर फालतू पानी निथार कर अलग कर दिया जाता है और जब भूसे में लगभग 70% नमी रह जाए तब ये बिजाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद भूसे को पॉलिथीन बैग में परत दर परत भरते हुए मशरूम का स्पॉन मिलाना चाहिए। ये काम मुख्य रूप से सुबह करना चाहिए। हल्के हाथ से दबाना चाहिए, साथ ही बैग में छेद करने चाहिए जिससे मशरूम अपनी जगह बना सके। तैयार मशरूम की समय समय पर तुड़ाई करनी चाहिए। इस तरह मशरूम की किस्म के हिसाब से उसकी देखरेख का बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। इस क्षेत्र में पहला कदम रखने वाले युवाओं को सबसे जरूरी है प्रशिक्षण। मात्र 2 या 3 दिन के प्रशिक्षण के बाद मशरूम उत्पादन का काम शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर पराली या गेहूं के भूसे में ऑयस्टर मशरूम उगाया जाता है। वहीं बटन मशरूम के लिए विशेष प्रकार की खाद तैयार की जाती है जिसे मल्टी लेयर ट्रे में लगाया जाता है।
तो जाना आपने कैसे मशरूम की खेती आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो जानकारी है उसका होना बेहद ज़रूरी, और सही जानकारी जो है उसके ज़रिए देखिए आपकी लागत तो बचती है, साथ ही उत्पादन आपको अच्छा मिल सकता है। और इसी कड़ी में अगर डॉक्टर तिवारी अगर हम खाद या उर्वरक की भी बात करते हैं तो ये भी आवश्यक, क्योंकि लगातार अलग अलग फसलों के लिए जब प्रशिक्षण दिए जाते हैं तो ये भी बताया जाता है कि जो खाद है उसकी संतुलित मात्रा का ख्याल आपको रखना होगा। और लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो किसान हैं उस बात का उतना ध्यान नहीं रखते और अधिक मात्रा में लगातार जो उर्वरक है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या इससे किसी भी तरह का जो एक अगर नुकसान की हम बात करें वो भी हमारी मृदा को होता है या फसल में हो सकता है? देखिए, सबसे पहला नुकसान तो किसान को होता है। अगर उसकी ज़मीन में कमी है जिंक की और वो डाल रहा है यूरिया ज़्यादा, तो उसका पैसा खराब जा रहा है और जो जिंक से बढ़ने वाला उत्पादन था वो नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो किसान को नुकसान होगा। उसके बाद ये होगा जब आप जो ज़रूरत है हमारी मृदा को और फसल को वो हम नहीं डालेंगे तो मृदा की भी क्षमता जो है, उर्वर क्षमता, वो घटती जाएगी। तो दो तो ये पर्यावरण को भी नुकसान है, किसान को भी नुकसान है और मृदा के स्वास्थ्य को भी नुकसान है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम असंतुलित उर्वरक उपयोग करेंगे तो हमारे जो पौधे हैं, जो फसल है, वो अस्वस्थ होगी। जब अस्वस्थ होगी तो आपको पता है कि अस्वस्थ फसल पर बीमारियां और कीड़ों का भी ज्यादा प्रकोप होगा। जब ज्यादा प्रकोप होगा तो उसमें किसान पेस्टिसाइड डालेंगे फिर ज्यादा। तो एक तो पहले से ही उसमें न्यूट्रिएंट कम है, उसके बाद में उसमें पेस्टिसाइड और डाल दिया, तो जो ये हमारी फूड चेन है वो भी विषाक्त होती जाएगी, जिसका कि परिणाम हम सब लोग आज देख रहे हैं। तो इससे मानव स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, पशुओं के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा। जो लोग मीट खाते हैं, क्योंकि पशुओं भी जो फॉडर खाएंगे उसमें भी न्यूट्रिएंट कम होंगे, उसमें भी पेस्टिसाइड होगा, उनको भी नुकसान होगा। जो दूध पीने वाले या मीट खाने वाले, उनमें भी वो तत्व आएंगे जो विषाक्त हैं। तो ये पूरी फूड चेन को विषाक्त कर देगा। तो यानी पूरी देखिए जो खाद्य श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं वो प्रभावित होती है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आनंद प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि उर्वरक का प्रयोग करने के लिए क्या मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है? चलिए, उर्वरक का अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले मिट्टी की जांच करा लें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने आनंद जी ने किया है और मैं इसका उल्लेख करने ही वाला था। देखिए, संतुलित उर्वरक उपयोग करने की पहली कड़ी ही मृदा परीक्षण है। उससे ही पता चलेगा कि हमारी जमीन में किन किन तत्वों की कमी है। तो सबसे पहले मृदा परीक्षण कराएं, और मृदा परीक्षण के लिए ये आवश्यक है कि उसका जो नमूना है वो सही तरीके से लिया जाए। दूसरी बात, उसका जो परीक्षण हो वो एक अच्छी रेप्यूटेड लेबोरेटरी से कराया जाए, और उसके बाद में जो सिफारिश फसल के अनुसार और मृदा परीक्षण के अनुसार जो मृदा प्रयोगशाला जो सिफारिश करे उसके हिसाब से खेत में उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि जब भी कोई या तो पेस्टिसाइड यूज करो और या उर्वरक यूज करो, एक 4R का कंसेप्ट है। R मतलब राइट थिंग। राइट क्या, पहले तो हमें सोर्स अपना जो है वो सही से सेलेक्ट करना चाहिए, यानी राइट सोर्स होना चाहिए जो हमारी मृदा को और हमारी फसल के अनुसार अनुकूल हो, वो हमको उसका सोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात है कि राइट डोज का निर्धारण, यानी उसकी सही मात्रा फसल के अनुसार हमें निर्धारित करनी चाहिए। तीसरा है सही मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यानी राइट मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो देने का तरीका है उसको उर्वरक को खेत में, वो हमारा सही होना चाहिए। और चौथा है राइट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि वो राइट टाइम पे होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और जो मृदा परीक्षण कराएं। मृदा परीक्षण के बगैर संतुलित उर्वरक उपयोग की शुरुआत नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत पहली आवश्यकता है। ये बेहद ज़रूरी कि जो संतुलित उर्वरक हैं उनका ही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको यहाँ रखना चाहिए। फिलहाल कुछ और भी जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हमारे पास भेज रहे हैं, उनके सवाल को भी हम शामिल करेंगे। बिहार से एक सवाल आया है डॉक्टर तिवारी, आम का इनका पेड़ है, एक 5 वर्ष इसको हो चुके हैं, उसमें कितनी मात्रा में जो उर्वरक है देना चाहिए? देखिए, जो मैंने पहले कहा है कि उसकी मिट्टी टेस्ट कराओ। देखिए, बिना देखे मृदा के, बिना उसके परिणाम जाने आप
एक थंब रूल के अनुसार पौधे को रिकमेंडेशन देंगे। जी। अब उसमें 17 पोषक तत्व होते हैं। 17 पोषक तत्वों में से हमें पता नहीं है कि उसकी मृदा में कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा नहीं है। अगर हम सारे पोषक तत्व उनको बता दें कि आप सारे डालिए, उनकी व्यर्थ में उनका खर्चा होगा। जी। अगर जो तत्व पहले से ही उपस्थित हैं तो उनको नहीं देना चाहिए। तो मैं इनको किसान भाई को सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये अपनी मृदा को टेस्ट कराएं जी। और प्रयोगशाला की जो सिफारिश है उसके अनुसार उस पौधे में खाद डालें। चलिए, बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल रखना होगा। साथ ही डॉक्टर वीपी शर्मा जी, एक और ईमेल के जरिए सवाल आया भुवन सिंह का, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ये भुवन जी जानना चाह रहे हैं क्या मशरूम का एसी प्लांट ये लगाना चाहते हैं, क्या इसमें किसी तरह की मदद जो है सरकार की तरफ से मिल सकती है? किसी तरह की कोई योजना है जिसमें इनको आर्थिक लाभ मिल पाए? एक भवन लगाने की बात है, तो जहां तक आर्थिक सहायता की बात है, तो उसके लिए अलग अलग राज्यों में लगभग 3 प्रोजेक्ट सरकार उसमें अनुदान देती है। और वो 20 लाख का एक मशरूम ग्रो करने के लिए, 20 लाख कंपोस्ट बनाने के लिए और 15 लाख बीज बनाने के लिए देते हैं। लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो, क्योंकि वो सिर्फ यहीं तक देते हैं जिसमें 40% तक सब्सिडी होती है, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट लगाना होता है तो फिर बैंक जैसे नबार्ड जैसे बैंक को पकड़ना पड़ता है, या नबार्ड को पकड़ना पड़ेगा, एनएचबी को पकड़ना पड़ेगा, तो लोग भी इसमें मदद कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आपको जो जानकारी है वो और बेहतर ढंग से मिल सकती है, लेकिन आवश्यक यही कि आप भी इस पूरी प्रक्रिया को जो है अच्छे से समझें और उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ सकें। फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना होगा और हेलो किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं उर्वरकों के प्रयोग के बारे में और मशरूम की खेती से संबंधित। डॉक्टर वीपी शर्मा जी, एक और सवाल हमारे पास आया है मशरूम की खेती से संबंधित बरेली उत्तर प्रदेश से जय राय जी हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि मशरूम की खेती के लिए जो प्रशिक्षण है वो कहाँ से मिल सकता है और जो स्थान है, जो बीज है, वो कहाँ मिलेगा? जी, जहां तक मशरूम की खेती का प्रशिक्षण की बात है, तो जो हमारा कुंभ अनुसंधान निदेशालय, जो कि भारतवर्ष का एकमात्र संस्थान है और यहाँ हिमाचल प्रदेश में सोलन में स्थित है, साथ ही हमारे 32 जो है अखिल भारतीय समन्वित कुंभ अनुसंधान परियोजना कार्यरत है 26 राज्यों में। और अभी सभी इन जो हमारी ये परियोजना जहां चल रही है, जिन भी यूनिवर्सिटीज में, आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में, वहां भी प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है कि वो डीएमआर सोलन में हमारे कुंभ अनुसंधान निदेशालय में प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसका ब्यौरा, जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, उसका पूरा ब्यौरा हमारी वेबसाइट पे दिया जाता है। वेबसाइट हमारा नोट कर सकते हैं dmrsolan.icr.gov.in। और लगभग हर महीने यहाँ पे 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है। चलिए, बिल्कुल। तो यानी सारी जो ट्रेनिंग की जानकारी है वो इनको इस वेबसाइट के जरिए भी मिल सकती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। विपिन जी जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि फसलों को उर्वरकों को लेके कि बरसात में देखा जाता है कि काफी बारिश होती है तो हमारी किसान भाइयों की मिट्टी बह जाती है काफी ज्यादा। अब जैसे मेरे खेत में से सर एक नाला निकला है, जब अधिक वर्षा होती है तो बहुत सारी मिट्टी बह जाती है। इससे सर क्या उर्वरकों में कमी आती है या फिर इससे हम कैसे क्या बचाव करें और क्या
जानकारी देंगे। चलिए बिल्कुल डॉक्टर तिवारी क्या देखिए, जानकारी अगर बारिश की वजह से आपके खेत की मिट्टी का कटाव हो रहा है तो निश्चित रूप से जो आपके खेत की जो उपजाऊ मिट्टी है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है, तो उसमें मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। और देखिए, इसका जो समाधान है वो तो सिर्फ यही है कि आप जल भराव अपने खेतों में ना होने दें, जल कटाव अपने खेतों में ना होने दें, अपने खेतों की मैंड को इतना मजबूत रखें जिससे कि बाहर का पानी खेत में ना घुस सके। और देखिए, उससे ज़्यादा विकराल स्थिति तो बाढ़ की होती है जी। उसमें तो आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, या तो गवर्नमेंट करेगी जो निकास की व्यवस्था करती है, और वो तो एक बिल्कुल जाहिर तौर पे। लेकिन डॉक्टर तिवारी हम देखते हैं जो उपजाऊ क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। अलग अलग कारक हैं, फिर चाहे अंधाधुंध मात्रा में रसायन का इस्तेमाल किया गया हो या जो हमारी खाद है उसका असंतुलित मात्रा बेहिसाब जो एक मात्रा है वो लगातार किसानों द्वारा दी जाती है खेत में। लेकिन अब आवश्यकता आज के समय में अगर हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, तो नैनो यूरिया भी किसानों के पास है। ये इस तरह की जो नई तकनीक के साथ अब जो उर्वरक और खाद भी हमारे पास है, ये कितने कारगर? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी पदार्थ की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देती है। जो भी अघुलनशील पदार्थ हैं जैसे रॉक फॉस्फेट हुए और या डीएपी हुआ, अभी डीएपी नैनो डीएपी आई है, नैनो यूरिया भी आया है, तो ये क्या है कि जो जितना सूक्ष्म पार्टिकल होगा उतनी ही उसकी अवेलेबिलिटी प्लांट को बढ़ जाती है जी। अब ये है कि जो क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, तो इनका स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे करने से इनसे लाभ लिया जा सकता है, और जो टॉप ड्रेसिंग में जब हमारी फसल की कैनोपी काफ़ी बढ़ जाती है उस समय इनका स्प्रे करना चाहिए और इनसे लाभ लिया जा सकता है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए इससे भी कैसे जो लाभ है हो सकता है। डॉक्टर वीपी शर्मा जी, श्रवण कुमार का एक ईमेल हमारे पास आया है हिसार हरियाणा से। ये जानना चाह रहे हैं कि धरती के अंदर या मिट्टी में सीधे तौर पे कौन सी ऐसी मशरूम है जिसको हम लगा सकते हैं, कोई इस तरह की वैरायटी जिसमें हमें जो फसल अवशेष है उसकी आवश्यकता ना हो। देखिए जी, जहां तक मिट्टी में सीधा मशरूम लगाने की बात है, उसमें जो माइक्रोआइयल मशरूम होते हैं जिनकी सीधी एसोसिएशन पेड़ की जड़ों के साथ होती है, उसमें और इसमें ट्रफल एक मशरूम है जो भारतवर्ष में नहीं पाया जाता। उस मशरूम की खेती हम कर सकते हैं। उसके लिए उसकी पौध की पनीरी तैयार करनी पड़ती है। पौधे जैसे ओक जैसे ट्री है या पॉपुलर का पौधा है, और उसकी जड़ों में पहले हम उसको इनोकुलेट कर देते हैं फंगस को, ट्रफल के फंगस को। उन पौधों को फिर जमीन में लगा देते हैं, और 3-4 साल बाद जब बड़ा जाता है पौधा तो जमीन के अंदर फिर मशरूम पैदा होने शुरू होते हैं। ये एक सिर्फ ये मशरूम है जिसकी खेती हम सीधे तौर पे जमीन के ऊपर कर सकते हैं। बाकी दूसरे मशरूम के लिए हम सीधे उसके लिए कंपोस्ट या दूसरा जो अवशेष होता है फसलों का उसको लेने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नागेंद्र सिंह नेगी जी जुड़े हैं मंडी हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नागेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी, बताएं। सर मेरा अपने सोलन से जो बैठे हैं ना जी शर्मा जी, इनसे एक सवाल है कि ये जो हमारे जंगली मशरूम या जिसको गुच्छी भी कहते हैं जी, जो लगभग 18,000 रुपए किलो तो यहीं से चलती है जी, जंगल से जी। तो ये इसका क्या कुछ देशों ने कोई बीज तैयार कर लिया है, और क्या निकट भविष्य में इसका बीज उपलब्ध हो सकता है अगर उसकी व्यावसायिक खेती करना चाहें? आमदनी भी बढ़े, और कुल्लू मंडी के जंगलों में बहुत ज्यादा तादाद में गुच्छी पाई जाती है जी, जंगली मशरूम जी। और हमें भी यहाँ पर जो दूसरी किस्म का जो मशरूम सोलन होता है, तो सरकाघाट, धर्मपुर और हमीरपुर में इसके कैंप लगवाए जाए, ये हमारी गुजारिश है सर। चलिए बिल्कुल, गुजारिश आपकी डॉक्टर शर्मा ने जरूर सुन ली होगी, और थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, और क्या जानकारी देना चाहेंगे? नगेंद्र जी को बताना चाहूंगा कि रादर में खुशी हमारे लिए, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ उनसे कि हमारे अनुसंधान केंद्र में जो हमारा निदेशालय है यहाँ पे, हमने गुच्छी को आर्टिफिशियल तौर पे कल्टीवेट करने के लिए उसकी महारत हासिल कर ली है। अब इसके ऊपर कुछ और ट्रायल चल रहे हैं, फर्दर इस टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया जा रहा है, और जल्दी ही हम इस टेक्नोलॉजी को किसानों को देने के लिए सक्षम होंगे। और अब हम इसको जो नेट हाउस है उसके अंदर इसकी खेती हम कर रहे हैं। ये ठीक हो रहे हैं कि ये काफी महंगी बिकने वाला मशरूम है,
और काफी वर्षों से हम इसके लिए प्रयासरत थे कि किस तरह से इसकी खेती को विकसित किया जाए, लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमें सफलता मिली और बहुत जल्दी ही हम इसको किसानों को इसका प्रशिक्षण भी देना शुरू करेंगे और इसकी टेक्नोलॉजी को भी उन लोगों को दें, किसानों को देंगे। जी बिल्कुल, इसके लिए बधाई आपको और संस्थान को, निदेशालय को भी। लेकिन खासतौर से डॉक्टर वीपी शर्मा, अगर क्योंकि अब किसान जो है जिस तरीके से मशरूम की खेती से जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि साल भर उनके लिए एक आमदनी का जरिया ये बन चुका है, साल भर हमें मशरूम की जो उपज है वो हम ले लेते हैं। अभी का जो समय है, अगर किसान जुड़ना चाहते हैं तो कौन सी वैरायटी या कौन सी किस्म अभी ले सकते हैं वो? देखिए जी, मशरूम कई तरह के मशरूम हैं और लगभग दुनिया में 42 ऐसे मशरूम है जिसकी खेती कमर्शियली की जाती है, लेकिन भारतवर्ष में लगभग 15-16 मशरूम की खेती कमर्शियली कर रहे हैं। सर्दियों में तो बटर मशरूम लगता है, लेकिन अब गर्मी आ रही है तो गर्मियों में हम यहाँ पे मिल्की मशरूम है एक, जिसकी खेती हम कर सकते हैं, और साथ में ही ऑयस्टर मशरूम है जिसे ढींगरी बोलते हैं हम यहाँ पे भारतवर्ष में। उसकी कुछ एक प्रजातियां हैं, एक लाल रंग की प्रजाति होती है जो हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रो होती है, उसकी खेती जो किसान भाई आजकल भी शुरू यहाँ पे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग विकल्प आपके पास हैं, आप इनकी खेती कर सकते हैं और जो प्रशिक्षण है वो भी लगातार दिया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ डॉक्टर तिवारी आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी फसल में जब हम बात करते हैं कि एक किसान मिट्टी की जांच भी करा लेता है, लेकिन जो जांच है वो कितने समय तक उसको हम मान सकते हैं, क्योंकि एक सीज़न तो हमने देखा किसान ने उसी के अनुसार जो खाद है वो अपने खेत में दिया, लेकिन जब अगली सीज़न की बात की जाती है तो क्या उसी हिसाब से मिट्टी की जाँच कराते हमें रहना चाहिए, या किस तरीके से जो खाद का एक संतुलित इस्तेमाल है उसकी जानकारी किसान को हो? देखिए मुकुल जी, जब हम मृदा का टेस्ट कराते हैं, मृदा की जांच कराते हैं, तो वो 3 साल तक वैलिड रहती है। 3 साल तक उसके आधार पे हम फसल में उर्वरक डाल सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी से उसका स्टेटस जो है वो बदलता नहीं है न्यूट्रिएंट का। देखिए अगर हम पीछे से देखें 1980 के दशक से लेके और अब तक देखें, और जो ट्रेंड है, जो मृदा में हमारे न्यूट्रिएंट की कमी होती जा रही है जी। देखिए हमारे मृदा में आज की तारीख में जो ज़्यादातर सैंपल लिए गए हैं पूरे इंडिया से, उसमें 90% नमूनों में नाइट्रोजन की कमी, 80% नमूनों में फास्फोरस की कमी, 50% नमूनों में पोटास की कमी, 41% नमूनों में जो है जिंक की कमी पाई गई है, और 38% में सल्फर की कमी पाई गई है, और 23%, तो आपको विश्वास नहीं होगा, बोरोन जैसा माइक्रोन्यूट्रिएंट 23%, जी, आयरन जो लोहा है वो 13%, और 4 से 5% जो ये कॉपर है इसकी कमी जमीनों में होती जा रही है जी। तो अब देखिए, अब रोल जो है मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी महत्व बढ़ता जा रहा है फसल उत्पादन में, क्योंकि जो लिमिटिंग फैक्टर है जो हमारी फसल के उत्पादन को घटा रहा है जी, वो उनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं जी। यानी तो सिर्फ जो डीएपी है उसके बारे में ना सोचे किसान, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, बोरॉन की बात की जाए, जिंक की बात करें, आयरन, सल्फर, ये सभी ऐसे हैं जिनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, तो उनका भी ध्यान आपको रखना है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी डाल करके पटरों की खेती कर सकते हैं, अच्छी पैदावार दे सकते हैं। नंदस्वरूप जी, आप जानना चाह रहे हैं कि जो जैविक खाद है उसके जरिए कैसे अच्छी उत्पाद जो है वो हम ले सकते हैं, अच्छी फसलें, क्योंकि लगातार एक अगर देखा जाए डॉक्टर तिवारी, क्योंकि अंधाधुंध मात्रा में हम कह रहे हैं कि लगातार किसान की लागत भी बढ़ रही है, नुकसान भी मृदा को हो रहा है, क्या ऐसे में जो जैविक विकल्प हैं वो सही रहेंगे किसानों के लिए? देखिए, जैविक खाद का उपयोग हमेशा से ही बहुत उपयोगी रहा है। देखिए, जब से मैकेनाइजेशन आया और ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ी है, हमारे पशुओं की संख्या घटी है, तब से जो ऑर्गेनिक मैटर है जमीन में वो घटता जा रहा है, जो कि 1.75 जो एक अच्छा स्तर होता है परसेंट का, वो नहीं है, वो बहुत कम हो गया है। और देखिए, जो ऑर्गेनिक मैटर है जमीन में वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में काम करता है, हमारी मृदा की संरचना को सुधारता है, उसमें जो जल धारण क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट है उनको पकड़ के रखता है, और जब फसल को जरूरत हो जब दे देता है, और उसमें सारे
जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी होते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, उसके करने से हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, यूरिया, डीएपी, एमओपी और जो जिंक सल्फेट, जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी सबकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी मृदा में बढ़ जाती है जी। इसलिए जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो ये सिफारिश करते हैं आज की तारीख में कि जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिसमें आपके केमिकल फर्टिलाइजर भी हो, जिसमें आपको जैविक खाद भी हो, आपके बायो फर्टिलाइजर भी हो, और जो क्रॉप रेजिड्यू है, जो फसल के अवशेष हैं, उनको भी फसल में ही रिसाइकल किया जाए। एक छोटा सा सवाल है, जल्दी से ले लेते हैं। कन्हैयालाल जी ने मध्य प्रदेश देवास से हमें भेजा है, बता रहे हैं कि रसायन खेती छोड़कर जैविक खेती वो कर रहे हैं, और ऐसे में जैविक खाद कहाँ से बनाया जाए, कैसे बना सकते हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? देखिए, जो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है जी, उनके वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी होती है। आप जो भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट का है कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं और आपको ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर हैं, उनको बनाने की विधि वो बहुत अच्छी तरह से बता देंगे जी। उसके लिए आपके पास सोर्स होना चाहिए कि किस चीज़ से आप बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए सोर्स, और अक्सर हमारे जो किसान हैं उनको लगता है सोर्स कोई भारी भरकम चीज़ है, लेकिन एक माध्यम जो आपके पास हो, फिर चाहे आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनके जरिए लगातार आपको सारी जानकारी जो है वो मिल सकती है। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हेलो किसान, जहां लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, और आज के विषय हैं कैसे आप फसलों में जो उर्वरक का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, संतुलित इस्तेमाल इसका करना ज़रूरी, और साथ ही मशरूम की खेती पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। फिलहाल गुरविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं मुक्तसर पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत आपका गुरविंदर जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मशरूम की खेती पर जानकारी लेनी है जी। आप करना चाहते हैं मशरूम की खेती? हाँ जी, करना चाहते हैं। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर वीपी शर्मा जी मुक्तसर से गुरविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मशरूम की खेती करना चाहते हैं, कैसे इनको और जानकारी मिल सकती है? मशरूम की खेती के लिए जैसे आपने शुरू में बताया था कि इसके लिए एक जो आपको प्रशिक्षण है उसको लेना बहुत ही अनिवार्य है, और मैंने बताया था कि हमारा जो निदेशालय है वो कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा वर्ष पर आयोजित करता है,
लगभग हर महीने हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम पे जिसका ब्यौरा हमारी वेबसाइट पे दिया होता है, जो कि dmrsolan.icr.gov.in है, उसके ऊपर दिया जाता है। तो उसमें एनरोल करके हमारे पास यहाँ पे आप प्रशिक्षण प्राप्त करें। अगर वो अपने नजदीक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है लुधियाना में, वहाँ पे भी हमारा एक अखिल भारतीय समन्वित तुंब अनुसंधान परियोजना का केंद्र है, वहाँ पे भी संपर्क करके वहाँ पे भी प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ डॉक्टर शर्मा, मशरूम के साथ अगर देखा जाए तो अलग अलग तरह की धारणाएं भी जुड़ जाती हैं, लेकिन वैज्ञानिक नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो जैसा आपने कहा कि पोषण के लिहाज से बेहद ज़रूरी है, लेकिन आज के समय में भी कुछ लोग इसको शाकाहार और मांसाहार में लेके कहीं ना कहीं एक संशय बना रहता है। मैं चाहूँगा इस बारे में भी अगर आप थोड़ी सी स्थिति को साफ कर पाएँ। ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि अभी भी खासकर दक्षिण भारत में ऐसा लोग मानते हैं कि ये जो शाकाहार भोजन नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि शुद्ध एक शाकाहार भोजन है। जी। ये इतना जरूर है कि ये ना एक प्लांट है, ना पौधा है, ना एक जानवर है, ना एनिमल है, एक अलग ही इसकी किंगडम है, जिसे फंजाई बोलते हैं, फंगस फफूंद करके अलग एक किंगडम है, लेकिन एक शुद्ध शाकाहार भोजन है। और इसीलिए जो मशरूम की जो बिकता है, जहाँ पे मार्केट में सब्जी की दुकान पे मिलता है, कभी आपको मांस की मार्केट में कभी मशरूम नहीं मिलेगा, ये मशरूम जो मिलेगा हमेशा आपको सब्जी की दुकान पे ही मिलेगा, क्योंकि एक शुद्ध एक शाकाहार भोजन है। जी बिल्कुल। तो ये देखिए ज़रूरी कि किस तरीके से पोषण के लिहाज से बेहद ज़रूरी हो जाता है शाकाहार है। डॉक्टर शर्मा खुद इस बात की जानकारी दे रहे हैं। और अचरज तब होता है जब कभी कभी से सांप की छतरी के नाम से भी लोग जो है पुकारने लगते हैं, लेकिन ज़रूरी कि इसका जो असल नाम है वो आप जानें, असल गुण जो हैं उनको जानना चाहिए। साथ ही यहाँ डॉक्टर तेवतिया, अगर देखा जाए इस तरीके से जो हमारे जो अलग अलग उर्वरक भी हैं, अगर उनकी बात की जाए, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, जैसा आपने बताया कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो जाती है। हर एक फसल में अगर हम देखते हैं तो शायद जैसे तिलहनी फसलें हैं, सरसों की फसल है, तो उसमें सल्फर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से आयरन या जिंक की हम बात करते हैं, लेकिन इनकी जानकारी जो है पहले से ही किसानों को कैसे दी जाए, क्योंकि जब ट्रेनिंग में हम मुख्य बातों की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये कैसे और अब किसानों के लिए इनको मुख्य हम पोषक तत्व बना सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जब पहले जो हम किसान भाई मृदा टेस्ट कराते थे उसमें केवल NPK टेस्ट कराते थे, लेकिन आजकल कृषि वैज्ञानिक उनको सूक्ष्म पोषक तत्व टेस्ट कराने की भी सलाह दे रहे हैं। तो उनको फसलों के अनुसार इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और देखिए, जैसा कि आपने बताया, एक संतुलित उर्वरक उपयोग का एक थंब रूल सीरियल्स के लिए 4:2:1 का किया जाता था। देखिए, ये नेशनल लेवल पे एक मोटा आइडिया सीरियल के लिए, जो राइस और व्हीट, जो गेहूं और धान होते हैं उनके लिए था। लेकिन अगर हम सही से फसल की रिक्वायरमेंट को देखें तो ये फिट नहीं बैठता है। जैसे अगर इनको ही हम तिलहनी फसलों के लिए अगर हम कहें तो ये 3:2:1 का रेशो हो जाएगा उनके लिए। अगर हम दलहनी फसलों के लिए देखें तो ये 1:2:2 हो जाएगा, क्योंकि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से फिक्स करने की उनमें क्षमता होती है, तो नाइट्रोजन कम चाहिए और उनको पोटास और फास्फोरस ज़्यादा चाहिए। अगर आप ये देखिए कि फाइबर क्रॉप्स को हम जाएं कि भाई जो फॉडर होता है उनमें क्या होगा, तो उनमें 2:1:4 का रेशियो आएगा। और अगर टी और कॉफी जो प्लांटेशन क्रॉप है उनमें देखें तो इनमें 1:1:1 का है। यानी अलग अलग फसल के हिसाब से जो अलग अलग अनुपात है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, और उसी जो एक आवश्यक मात्रा है वो ज़रूर फसल को आप दें। ये नहीं कि आप कम मात्रा में दे रहे हैं या अधिक मात्रा में दे रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान भी होगा। फिलहाल सरोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार। मैं जानकारी ये लेना चाहता कि बटन मशरूम करने के लिए इस समय क्या टेम्परेचर मतलब उसके लिए सुटेबल रहेगा? चलिए बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बटन मशरूम के लिए कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से सरोज जी जानना चाह रहे हैं जो तापमान है वो कितना होना चाहिए, और अभी का तापमान क्या सही रहेगा इसके लिए? तापमान पे होती है, इसलिए जो मौसमी खेती करते हैं बटन मशरूम को सर्दियों के दिनों में करते हैं, क्योंकि बटन मशरूम की फसल जो है वो 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे आती है जी। और आजकल गर्मी है तो इसको आजकल लगाना संभव नहीं है। अगर आपके पास कोई एसी प्लांट वगैरह का है कोई व्यवस्था तो इसमें लगाया जा सकता है, अदरवाइज क्योंकि टेम्परेचर आपको 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड ही देना पड़ेगा, उस पर बटन मशरूम की खेती की जा सकती है।
जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर शर्मा, एक और ईमेल के जरिए सवाल आया है जीपी त्रिवेदी जी का, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाह रहे हैं कि इनके ज़िले में कहाँ पे मशरूम की जानकारी जो है, कौन सा केंद्र है जहाँ मशरूम की प्रशिक्षण जो है मिल सकता है, और किस तरीके से ये फिर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। त्रिवेदी जी उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने बताया कि अखिल भारतीय रुस्मंडित कुंभ अनुसंधान परियोजना के केंद्र से मेरठ में हमारा, और कोई भी वहाँ पे केंद्र कार्यरत नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि इनके लिए सबसे बढ़िया होगा कि हमारे पास यहाँ सोलन में आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करें, क्योंकि अच्छी किस्म का प्रशिक्षण इनको मिलेगा, और 5 या 7 दिन का प्रशिक्षण जो भी हमारे वेबसाइट पे प्रोग्राम होता है उसमें एनरोल करके ये हमसे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ट्रेनिंग जो है, प्रशिक्षण जो है मिल सकता है, और वेबसाइट है dmrsolan.icar.gov.in। इस पर आप जाके सारी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। साथ ही डॉक्टर त्रिवेदी, अगर देखा जाए, क्योंकि एक किसान आज के समय में हम कहते हैं कि कृषि जो है आधुनिक कृषि हो चुकी है, और जो डिजिटली हम जानकारी लेते हैं, क्या एक किसान ये अपनी फसल के अनुसार ये सारी जानकारी ले सकता है कि कौन सा जो खाद है उनको कितनी मात्रा में देना है, जिस अनुपात का आप जिक्र कर रहे थे? देखिए आजकल जो है बहुत सारे कृषि के मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं जी, बहुत सारी वेबसाइट उपलब्ध हैं जो किसानों के लिए उपयोगी हैं। जो किसान भाई यूट्यूब चलाते हैं वो यूट्यूब पर भी बहुत सारे जो इस तरह की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो युग है ये एक जानकारी का युग है। अगर जिसके पास जानकारी है वो सफलता प्राप्त करेगा, और जिसके पास जानकारी नहीं है वो पिछड़ जाएगा। तो इसलिए सोशल मीडिया से या आपकी वेबसाइट से एक जो मोबाइल ऐप है, कृषि के मोबाइल ऐप भी बहुत सारी कंपनियों के, गवर्नमेंट के, सब तरह से उपलब्ध हैं, और किसान भाई वहां जाके उनमें भी फसल वाइज, फसल की स्टेज वाइज और इवन वीक वाइज भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे एक IPL फार्मर संवाद है, वो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है, यानी अलग अलग विकल्प अब किसानों के पास मौजूद हैं जी, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इस ऐप में जो वीकली कि भाई किस वीक में आप उसमें डेट डालिए, कब आपने बुआई की, आपको वीक वाइज उसमें सलाह मिलेगी। तो आजकल ये बहुत सुविधा है किसान जी। अच्छे खासे माध्यम जो हैं वो किसानों के लिए हैं। और यहाँ डॉक्टर शर्मा, एक और सवाल आया है मशरूम से संबंधित। हमारे जो किसान हैं सुरेंद्र जी हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से, ये जानना चाह रहे हैं कि मशरूम की खेती तो ये करना चाहते हैं, प्रशिक्षण भी लिया है, लेकिन इसकी सप्लाई जो है, जो बाजार है, उसके लिए क्या किया जाए? मार्केट एक मशरूम के लिए, क्योंकि इसको टिकाऊ क्षमता, जो शेल्फ लाइफ मशरूम की बहुत कम है, और मार्केट एक बिल्कुल गंभीर समस्या रहती है मशरूम में। इसके लिए किसान को खुद ही जूझना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। किसान चैनल के ऊपर भी एक एक्शन चल रहता है मशरूम के ऊपर, मशरूम को पॉपुलर करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिश है खुद किसान को, या जो भी एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है मशरूम के लिए, उसको खुद ही करना पड़ता है मार्केट में जाने के लिए। सरकार की ओर से ऐसा कोई विशेष कोई ऐसी सुविधा नहीं होती कि इसकी मार्केटिंग को बढ़ावा दें, अदरवाइज। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर शर्मा, जिस तरीके से हम देखते हैं कई उत्पाद जो हैं वो मशरूम के द्वारा बनाए जा रहे हैं, फिर चाहे मशरूम के अचार की बात की जाए या दूसरे और जो अन्य उत्पाद हैं, पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या जो इसका प्रसंस्करण है वो ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है मुख्य फसल के मुकाबले अगर देखा जाए? अभी ऐसा तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि जो इसकी टिकाऊ क्षमता काफी कम है, इसलिए जो इसका प्रसंस्करण है उसकी करने के लिए बहुत आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में, 3-4 वर्षों में, हम लगभग 35 एक प्रोडक्ट मशरूम के डिफरेंट टाइप के हमने डेवलप किया। और सबसे जो कॉमन एक प्रोडक्ट है अचार है। मशरूम का अचार अगर नहीं बिकता है तो अचार बनाया जा सकता है, इसकी काफी डिमांड बढ़ रही है। कुछ हमने इस टाइप का किया कि मशरूम को सुखा करके उसको पीस करके आटा बना दिया, और जो आटा हम रोज खाते हैं रोटी वगैरह में, उसमें मिक्स कर करके 5 से 10% उसको डालें तो काफी उसके पौष्टिक गुण आटे के बढ़ जाते हैं। और कई तरह के मशरूम का बिस्किट्स हैं, नूडल्स हैं, पास्ता है, मशरूम ब्रेड है, इस तरह के कई तरह के प्रोडक्ट हमें डेवलप किए गए हैं, और जिनको जो है बनाया जा सकता है मशरूम से, और वैल्यू एडिशन से काफी लाभ भी कमा सकते हैं। और जो एक कई बार नुकसान होता है जब ताजा फसल बिकती नहीं, तो उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आपको अतिरिक्त आमदनी जो है वो इसके जरिए मिल सकती है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, याकूब अली जी जुड़े हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका याकूब अली जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर उड़द की फसल लगी हुई है जी। उड़द की फसल लगी हुई है सर, वो उसके पत्ते पीले हो रहे हैं सर। पत्ते जो हैं पीले हो गए हैं?
हाँ सर, पीले हो रहे हैं जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? याकूब अली जी, ये आपकी जो फसल है किस स्टेज पर है, कितने दिन की है? याकूब अली जी, आवाज मिल रही है आपको? संपर्क शायद हमारा उनके साथ टूट चुका है, लेकिन जब इस तरह के लक्षण नजर आते हैं तो क्या डॉक्टर तिवातिया जो उर्वरक है उसकी कमी की वजह से भी ऐसा होता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब पानी ज्यादा रहता है तब भी ये सब लक्षण हो जाते हैं, और शायद कहीं ना कहीं खाद की जो कमी है, उर्वरक की जो पोषक तत्वों की आप बात कर रहे थे, तो उस वजह से भी इस तरह के संकेत हो सकते हैं। देखिए मुकुल जी, ये जबलपुर से बोल रहे हैं याकूब अली जी, और अभी बारिश हुई नहीं है, तो देखिए पानी की अधिकता का तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन दो कारण इसके हो सकते हैं। इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा था कि फसल की स्टेज क्या है, पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही हैं या नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं। देखिए अगर पुरानी पत्ती पीली है तो उनमें नाइट्रोजन की कमी है जी, तो उनमें नाइट्रोजन का इनको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, अगर नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इनको सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, सब चीज की एक दवा है कि मृदा टेस्ट करानी चाहिए, और उसके हिसाब से आपका वो पता चल जाएगा कि किस तत्व का जो है आपको कमी है जी। और दूसरा, पीली पत्तियां देखिए कीट लगने से भी पड़ जाती हैं, कि आपको छोटे छोटे कीट हैं और वो उसके सैप को यानी क्लोरोफिल को अगर वो पीला मोज़ेक भी चूसते हैं, संभावना हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है जी। तो इसका इनको किसी पास के कृषि वैज्ञानिक को फसल दिखा के, और देखिए डायग्नोसिस जब तक सही नहीं होगा तब से यहाँ से हम इन्हें कोई दवा बता दें ये डाल दीजिए और ये डाल दें, उससे नुकसान भी हो सकता है। और इस बारे में लगातार आज हम बात भी कर रहे हैं कि कैसे जो उर्वरक हैं उनका एक संतुलित प्रयोग जो है हमें करना चाहिए, जिससे हमारी जो लागत है वो कम हो सके और अच्छा उत्पादन मिल सके। साथ ही मशरूम की खेती पर भी आपको जानकारी दे रहे हैं, जानकारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं फसलों में कैसे आप उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग इनका हमें सही ढंग से करना चाहिए, और साथ ही मशरूम की खेती के बारे में भी डॉक्टर वीपी शर्मा और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। जिस तरीके से जो हमारे किसान हैं साल भर अगर मशरूम की खेती करते हैं, लेकिन जो तापमान के असर की जब हम बात करते हैं, और आज के समय में एक चुनौती है हमारे सामने, वो है जलवायु परिवर्तन की भी। ऐसी स्थिति में मशरूम की जो खेती है वो कितनी कारगर साबित हो सकती है? बिल्कुल मुकुल जी, क्योंकि मशरूम कई तरह के मशरूम है जिसकी खेती हम पूरा वर्ष पर कर सकते हैं जी। कुछ ऐसे मशरूम है जिसकी खेती हम 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, कुछ 15 से 20 पे,
कुछ 20 से 25 से 30, कुछ ऐसे हैं जिनको 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी खेती की जा सकती है। तो हम, और दूसरा है कि मशरूम की खेती जो है कमरों के अंदर की जाती है। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा असर मशरूम की खेती के ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास मशरूम अलग अलग तरह के मशरूम है जिसको हम अलग अलग तापमान के ऊपर हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो मौसम के आधार पे, सीजन के जो भी मौसम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मशरूम की सिलेक्शन करते हैं कि किस मशरूम की खेती किस सीजन में करनी चाहिए। और उसमें कुछ एक ऐसी वैरायटीज हैं जो अलग अलग तापमान उस पर सहन कर सकती हैं। जैसे क्वेस्टर मशरूम है, ढिंगरी मशरूम, बहुत ही एक आसानी से ग्रो करने वाला मशरूम है। उसमें हमारे पास 6 ऐसी प्रजातियां हैं, एक 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रो करते हैं और एक ऐसी प्रजाति है जो 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो जो मौसम जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो मशरूम की खेती में मुझे लगता है कि सबसे कम उसका असर जो है पड़ रहा है। जी, तो यानी ऐसे में भी एक बेहतर विकल्प है मशरूम की खेती करना। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, शंकर जी जुड़े हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका शंकर जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो शंकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो शंकर जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल कोशिश हम करें इनसे संपर्क अगर हो सके। हेलो जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं शंकर जी। मेरा सवाल ये है कि भिंडी की जो भिंडी की जो फसल है जी, उसमें मतलब तेला शिकायत है, पत्तों पर तेला है जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? चलिए, भिंडी की फसल है, पत्ते पीले नजर आ रहे हैं, क्या किया जाए? हाँ, ये तेला है, इनका जो इंसेक्ट है ना वो है उसमें भिंडी के उसमें। देखिए शंकर जी, आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इमीडा क्लोरोपिड जो 17.8% की जिसकी शक्ति होती है उसका आप स्प्रे कीजिए, आपको तुरंत निजात मिलेगी। यानी एफिड की जो समस्या है देखिए वो दूर हो सकती है। तेला के नाम से भी जो हमारे किसान हैं इसको जानते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी यही कि आप जो अवस्था चल रही है किसी भी फसल की, पहले आप वो देख लें और उसके बाद ही किसी भी तरह का जो उपचार है या बचाव है वो एक सही दिशा में आप शुरू कर सकें। साथ ही यहाँ डॉक्टर शर्मा, आपसे भी जानना चाहेंगे कोई ऐसी खास बातें जो आप हमारे किसानों को बताना चाहें मशरूम की खेती से संबंधित? जी मुकुल जी, मशरूम की खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें फायदा है, कोई नुकसान नहीं। और इसके लिए लेकिन जब भी कोई मशरूम की खेती करना चाहे तो उसके लिए प्रशिक्षण ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है जी। और उससे पहले जो ज्यादा वो ध्यान दे मार्केट के ऊपर दे कि मार्केटिंग कहाँ पे करेंगे, और उसी हिसाब से, क्योंकि जो भी मशरूम है अलग अलग तरह के मशरूम है, उनको ग्रो करने की तकनीक हमारे पास उपलब्ध है जी। और जो सबसे कमजोर कड़ी है मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दे करके कि मैं लगभग प्रतिदिन इतना मशरूम जो है बेच सकता हूँ मार्केट में, उसी हिसाब से प्लान करें और पूरा वर्ष भर मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है दोनों तरीकों से। एक मशरूम का अगर उत्पादन करना चाहें तब भी हम पूरा वर्ष भर कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मशरूम हाउस है, उसको उसी हिसाब से उसकी संरचना करनी पड़ेगी, उसी तरह से बनाना पड़ेगा। अगर हम सीजनल मौसमी खेती करना चाहते हैं तो भी संभव है, जिसको हम बड़ी कम लागत में पूरा वर्ष भर कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग अलग मशरूम का चयन करना पड़ेगा, लेकिन प्रशिक्षण मशरूम का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण से मशरूम की खेती शुरू ना करें। तो देखिए, मूल मंत्र यही कि प्रशिक्षण जो है वो आप पहले जरूर लें, उसके साथ ही इसकी शुरुआत करें। फिलहाल यहाँ डॉक्टर वीपी शर्मा जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार जी। और साथ ही डॉक्टर तिवारी, आप कोई मुख्य बातें, सावधानियां जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, सबसे मेरा एक ही प्रयास रहता है कि अगर हमारी मृदा स्वस्थ होगी, किसान भाई सब किसान भाई अपनी मृदा को स्वस्थ रखने पर ध्यान दें, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालें, उसमें संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, मिट्टी टेस्ट जरूर कराएं, प्रयोगशाला की सिफारिश के अनुसार खाद डालें, क्योंकि देखिए इससे हमारे पूरे मानव जीवन पर फर्क पड़ता है। मैं ये कहता हूँ, अगर आपको स्वस्थ भारत का निर्माण करना है तो हमें स्वस्थ मृदा का निर्माण करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि उसी से सारा फूड चेन जो है गवर्न होती है अगर हमारी मृदा स्वस्थ है, और हम अगली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ मृदा देके जाएं जी।
और उनकी आने वाली पीढ़ी का भी उत्पादन बढ़ता रहे फसलों का। क्योंकि इससे अगर देखिए, अगर जमीन में पोषक तत्वों की कमी होगी, जो पोषक तत्व पौधों को जरूरत होती है, 90% जो पोषक तत्व है वो मानव जाति को, पशु जाति को भी वही जरूरत होती है जी। तो जब हमारी फसल में, अन्न में, अनाज में, सब्जियों में पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो कमी मानव जाति में भी आएगी और वो पशु में भी आएगी। अगर उनमें कमी आएगी, वो कमजोर होंगे, उनमें इम्यूनिटी उनकी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी, उनको रोग जो है उनको पकड़ेंगे। जैसे प्लांट को, सबसे पहले प्लांट को रोग पकड़ेंगे जी, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे फिर किसान भाई, यानी वही आगे तक जा सकेगा, वही आगे जाएगा। उसमें देखिए, एक तरफ पोषक तत्वों की कमी जाएगी आगे पशुओं में भी और मानव जाति में, दूसरी तरफ पेस्टिसाइड की भी जाने लगी, तो इसके लिए जहर भी जाने लगे। इंतजार ना करें, क्योंकि शुरुआत हम खुद से ही कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत आज से हमारे किसानों को कर लेनी चाहिए, जिससे अच्छा लाभ उनको मिल सके। फिलहाल यहाँ डॉक्टर योगेश तिवतिया जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जान लिया आज आपने कैसे आप जो उर्वरक हैं उनका संतुलित इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए हमारे जो अगले विषय होंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें, किस तरीके से आपको हम जानकारी देंगे मोटे अनाज की खेती के बारे में, और साथ ही बात करेंगे मक्का की खेती की भी। तो पहले से ही अपने सवाल आप तैयार कर लें और आप इसको हमें भेज सकते हैं ईमेल पे। इसके लिए मेल आईडी आप नोट कर लीजिए। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम, इनके जरिए भी अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, यहाँ भी अपने सवाल आप साझा कर सकते हैं। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण विकल्प आपके लिए, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं, इस पर अपना कॉल दर्ज करें। ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं, इस पर आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करें, इसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ हेलो किसान के साथ आप ये सारी जानकारी अब कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।